हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जेड 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी के यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसके लिए यार हाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ यार हाँ इस वीडियो को हम टेस्ट टाइम में ही क्लियर करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यार हाँ आईसीआर और बीएचयू, ठीक है, आईसीआर और बीएचयू के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो हमें डायरेक्ट कमेंट करिए कि ओल्ड पेपर की सीरीज स्टार्ट की जाए या फिर नहीं की जाए। ठीक है, आईसीआर और बीएचयू की ओल्ड पेपर सीरीज स्टार्ट की जाए या फिर नहीं की जाए, ये आप डायरेक्ट कमेंट करके हमें बताओगे। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आपके लिए आईसीआर और बीएचयू की ओल्ड पेपर सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलसी किस परिवार से संबंधित होता है। तो जल्दी से बताएंगे अलसी किस परिवार से संबंधित रखती है, कंपोजिटी से, लाइनेसी से, पेटलिएसी या फिर पेप्लियोनेसी से। जल्दी से बताएंगे कि अलसी किस परिवार से संबंध रखती है, अर्थात यार अलसी की फैमिली कौन सी होती है ये आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे कंपोजिटी होती है, लाइनेसी होती है, पेटलिएसी होती है, फिर पेप्लियोनेसी होती है। जल्दी से बताएंगे अलसी किस परिवार से संबंध रखती है, कंपोजिटी से, लाइनेसी से, पेडलिएसी या फिर पेप्लियोनेसी से। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं अलसी की, तो अलसी किस परिवार से होता है यार, अलसी का जो फैमिली होती है कौन सी होती है, ऐसे इसे आप याद रख सकते हो अलसी। तो इस लय से आपको याद रखना है। ठीक है, इस लय से आपको रखना है लाइनेसी। ठीक है, अलसी किस परिवार से संबंध रखती है, इस लय से आपको याद रखना है लाइनेसी। कैसे याद रखोगे यार, जैसे कि अमरूद हुआ, ठीक है, 2 या 3 ऐसे वर्ड है जिनके यार उसी वर्ड में छिपे हुए हैं उनकी फैमिली का नाम। जैसे कि अगर बात करते हैं यानी अलसी है मान लीजिए, तो अलसी के लय से आप याद रखना है डायरेक्ट लाइनेसी। ठीक है, कैसे याद रखोगे यार, अलसी मतलब एल से आपको रखना है याद लाइनेसी। जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं अमरूद, ठीक है, जो अमरूद होता है तो उसमें एम छिपा हुआ है। ठीक है, अमरूद में क्या छिपा हुआ है, एम छिपा हुआ है। और इस मैं से ही आपको डायरेक्ट उसकी फैमिली याद हो जाएगी। कौन से करता है, मिर्टेसी से करता है। ठीक है, अमरूद की फैमिली क्या होती है, मिर्टेसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके यार वर्ड में ही छिपे होते हैं उनकी फैमिली का नाम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये तो आपको पता होगा। एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है, जल्दी से पाएंगे लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अरेबिक भाषा, फिर हैवी भाषा से। जल्दी से पाएंगे कि एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। लैटिन से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, अरेबिक से लिया गया है, फिर हैवी से लिया गया है। जल्दी से पाएंगे कृषि शब्द, तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर, जिसके यानी यहाँ पर एक वर्ड भी याद रखना आप, कल्चर। ठीक है, जिसके भी पीछे अगर कल्चर जुड़ जाता है वो किस भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, किस भाषा का शब्द होता है, कल्चर जुड़ जाए तो वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। और किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी जुड़ जाए, ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी जुड़ जाए तो लॉजी क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वर्ड के पीछे जैसे कि एग्रीकल्चर के पीछे कल्चर जुड़ा है, होलेरी यानी जो हॉर्टिकल्चर है उसके पीछे जुड़ा हुआ है, ओलेरी कल्चर हुआ उसके भी पीछे क्या हुआ है, कल्चर जुड़ा हुआ है। अर्थात यानी जितने भी जो वर्ड है उनके पीछे क्या जुड़ा है, कल्चर। वो किस भाषा के शब्द होंगे, लैटिन भाषा का यही शब्द होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं लॉजी, तो जैसे कि बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ, ठीक है, पोमोलॉजी हुआ। तो ये पोमोलॉजी वैसे अपवाद है। ठीक है, पोमम प्लस लोगस है वो। तो पोमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पोमोलॉजी, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये अपवाद है, इस ट्रिक में लागू नहीं होता है। क्योंकि यार अगर आपसे पूछा जाता है पोमोलॉजी, ठीक है, पोमम प्लस लोगस से ही बना होता है। ठीक है, जो पोमोलॉजी है जिसने यार फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है पोमोलॉजी। तो यार इसके संबंध में अगर आपसे पूछता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो यार ये अपवाद है और ये दोनों ही भाषाओं का शब्द होता है, ग्रीक प्लस लैटिन, दोनों का ही होता है यार, ग्रीक प्लस लैटिन। क्योंकि यार अगर बात करते हैं लोगस की, तो लोगस क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। लेकिन अगर बात करते हैं पोमम की, तो पोमम क्या होता है, एक लैटिन वर्ड होता है। ठीक है यार, कि अगर आपसे पूछता है पोमोलॉजी के बारे में, तो यार पोमम प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। पोमोलॉजी किससे मिलकर बना होता है यार, पोमम प्लस लोगस से मिलकर बना होता है, जिसमें यार लोगस क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और पोमम क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है पोमोलॉजी के बारे में, तो पोमोलॉजी दोनों का ही वर्ड होता है, लैटिन प्लस ग्रीक का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके छोड़कर, ठीक है, जैसे कि जूलॉजी हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो जिसके भी पीछे लॉजी जुड़ा होता है वो किस भाषा के शब्द होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और जिसके पीछे कल्चर जुड़ा हुआ तो वो होते हैं यानी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे भेड़ों के समूह को क्या बोला जाता है। भेड़ों के समूह को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बैंड के नाम से, हर्ड के नाम से, फ्लॉक के नाम से, फिर ड्रॉव के नाम से। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि भेड़ों को समूह को किस नाम से जाना जाता है। बैंड के नाम से, हर्ड के नाम से, फ्लॉक के नाम से या फिर ड्रॉव के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि भेड़ों का समूह अर्थात जो झुंड होता है, ठीक है, भेड़ों का जो झुंड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है यही आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए बैंड के नाम से, हर्ड के नाम से, फ्लॉक के नाम से, फिर ड्रॉव के नाम से। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि भेड़ों की समूह या फिर भेड़ों का जो झुंड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। बैंड, हर्ड, फ्लॉक या फिर ड्रॉव। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं भेड़ों के समूह के बारे में तो भेड़ों का जो समूह आता है इसे बोला जाता है फ्लॉक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है यार, जो भेड़ों का झुंड होता है इसे नाम फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोहनगढ़ में स्थित है, कुम्हेर में स्थित है, बीचवाल में स्थित है, फिर अविकानगर में स्थित है। जल्दी से बताएंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात यहाँ CSRRI कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। मोहनगढ़ में स्थित है, कुम्हेर में स्थित है, बीचवाल में स्थित है, फिर अविकानगर में स्थित है। जल्दी से पाएंगे कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोहनगढ़ में स्थित है, कुम्हेर में स्थित है, बीचवाल में स्थित है, फिर अविकानगर में स्थित है। जल्दी से पाएंगे CSRRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है यहाँ अविकानगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर पड़ता है यार, यहाँ अविकानगर टोंक, और टोंक पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, अविकानगर टोंक में स्थित है और टोंक पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। ये भी आपको पता होगा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ये भी यहाँ कई बार आपसे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जिनके क्वेश्चनों पर, तो यार हाँ वो क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यार हाँ उन क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करते हैं यार हाँ कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बीकानेर में, मथुरा में, कच्छ में या फिर बाड़मेर में। जल्दी से बताएंगे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बीकानेर में, मथुरा में, कच्छ में या फिर बाड़मेर में। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर स्थित है। जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है यार, जोहड़बीड़। इस जगह को भी आपको याद रखना है जोहड़बीड़। क्या होता है यार, जोहड़बीड़, क्योंकि यार हाँ ऑप्शन पे आपको जोहड़बीड़ भी देखने को मिल सकता है, इसलिए यार हाँ आपको याद रखना है कि जो यार हाँ कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमने अभी बात की थी, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जल्दी से बता दीजिए, कॉमन क्वेश्चन है। पोमोलॉजी बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, ओलेरिकल्चर बोला जाता है, फिर हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे कि फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। जल्दी से बताएंगे फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। जल्दी से बताएंगे यानी फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा यार हाँ अभी हमने बताया था कि फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। और पोमोलॉजी जैसे कि एक अपवाद था, पोमम प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। और कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक प्लस लैटिन दोनों को भाषा का शब्द होता है। ठीक है, जितना बार यार एक क्वेश्चन को आप जितनी बार रिपीट करते हो वो क्वेश्चन उतना ही परमानेंटली आपको याद हो जाता है। इसलिए यार हाँ अगर मान लीजिए कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को यार हम बार बार रिपीट करिए जिससे कि आपको वो परमानेंटली याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर हमने बात की थी यार हाँ पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है यार हाँ, पोमम प्लस लोगस से। और जो कि क्या होता है, पोमम यार हाँ एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और लोगस क्या होता है, एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अर्थात यार पोमोलॉजी क्या होता है, ग्रीक प्लस लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पत्रों में यानी पात्रों में उगाने की एक जापानीज़ कला है। ठीक है, जापानीज़ कला को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि जापानीज़ कला कौन सी है इनमें से, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी बताएंगे कि यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानीज़ कला है। जापानीज़ कला है। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है क्योंकि आपको पता चल जाए इसीलिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ा होगा, एक भी वर्ड अगर पढ़ा होगा ना जापानीज़ कला का, ठीक है, यानी किस में की जाती है जापानीज़ कला, कौन सी होती है, तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर बता दोगे। तो जल्दी से बताएंगे आर्किड होता है, रिपोर्टिंग होता है, सीरीजिंग होता है, फिर बोनसाई होता है। जल्दी से बताएंगे कि ऐसी कौन सी कला है जिसे यार यानी कौन सी जापानीज़ कला है, डायरेक्ट ये याद रखिए आप, तो कौन सी जापानीज़ कला है जिसमें यार लघु एवं
जो लघु पौधे होते हैं और झाड़ियाँ होती है उनको पात्रों में उगाया जाता है। कौन सी जापानीज़ कला है, जल्दी से बताएंगे। आर्किड होती है, रिपोर्टिंग होती है, सीरीजिंग होती है, फिर बोनसाई होती है। तो कौन सी होती है? हाँ, बोनसाई। क्या होती है? बोनसाई होती है, जो कि क्या होती है? एक जापानीज़ कला होता है। ठीक है, जापानीज़ कला कौन सी होती है? बोनसाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, मृदा अपरदन को रोकथाम करने के लिए एक सस्य है। ठीक है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में नहीं आता है, वो कौन सी प्रिय है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे। पलवार, जिसे यार हम मल्चिंग के नाम से जाना जाता है, समोच्च खेती, भू परिष्करण या फिर समोच्च मेड़बंदी। जल्दी से बताएंगे। मृदा अपरदन की अर्थात जो सोइल इरोजन होता है उसकी रोकथाम किसके द्वारा नहीं की जाती है? कौन सा ऐसा मेथड है इनमें से कि जो क्या रहा सोइल इरोजन की रोकथाम नहीं करता है? जल्दी से बताएंगे। पलवार या मल्चिंग जिसे बोला जाता है, यहाँ पलवार ही मल्चिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च खेती, भू परिष्करण अर्थात टिलेज और समोच्च मेड़बंदी। जल्दी से बताएंगे। मृदा अपरदन अर्थात सोइल इरोजन की रोकथाम कौन नहीं करता है? पलवार, समोच्च खेती, भू परिष्करण या फिर समोच्च मेड़बंदी। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है मृदा अपरदन के बारे में, ठीक है, तो पलवार अर्थात जो मल्चिंग है ये भी सोइल कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर बात करते हैं समोच्च खेती तो इसके द्वारा भी यहाँ जो सोइल इरोजन है उसे कम किया जाता है। अगर बात करते हैं टिलेज क्रियाओं के द्वारा, तो टिलेज क्रिया भी यहाँ एक अच्छा रोल निभाती है, जो सोइल इरोजन होता है उसमें एक अच्छा रोल निभाती है। लेकिन अगर बात करते हैं समोच्च मेड़बंदी की, तो यहाँ समोच्च मेड़बंदी ऐसे को एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है जो कि यहाँ सोइल इरोजन को बढ़ावा देती है, ना कि घटावा देती है। यानी इसको इंक्रीज़ करती है, बल्कि इसको डिक्रीज़ नहीं करती है, इंक्रीज़ ज़रूर कर देती है। इसलिए यहाँ कौन सा आपका राइट आंसर है? इनमें से कौन सा नहीं है? समोच्च मेड़बंदी। ठीक है, कौन सा नहीं है? समोच्च मेड़बंदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये वे पौधे होते हैं, ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेस, हुक, प्रतान और तने और पत्तियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो कि अपने आप को संलग्न करने के लिए अर्थात वृद्धि करने के लिए रूटलेस, हुक और प्रतान, तने और पत्तियों का सहारा लेते हैं, अर्थात किसी दूसरे प्लांट की सहायता लेते हैं। ये याद रखिए आप तो कि ऐसे कौन से प्लांट है जो कि दूसरे के साथ संलग्न होकर अर्थात जुड़कर अपनी वृद्धि के साथ साथ उनसे चिपक जाते हैं, जैसे कि रूटलेट्स हुआ, हुक्स हुआ, प्रतान हुआ, तने हुआ, पत्तियाँ हुआ, इनका सहारा लेते हैं, किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं। तो कौन से प्लांट होते हैं? झाड़ियाँ होती है, लताएं एवं वर्तिकाएँ होती है, किनारे होते हैं, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे वो कौन से पौधे होते हैं जो कि अपने आप को वृद्धि करने के लिए फिर अपने आप को दूसरे पौधे के साथ जुड़ाव करके अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, अर्थात रूटलेस, हुक, प्रतान और तने और पत्तियों का सहारा लेते हैं। जल्दी से बताएंगे कौन से होते हैं ऐसे प्लांट? झाड़ियाँ होती है, लताएँ होती है, वर्तिकाएँ होती है, फिर किनारे होते हैं। जल्दी से बताएंगे। झाड़ियाँ, लताएँ, वर्तिकाएँ, किनारे या फिर कोई नहीं। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है ऐसे प्लांट, तो ऐसे प्लांट क्या होते हैं? लताएं एवं वर्तिकाएँ होती है। कौन सी होती है? लताएं एवं वर्तिकाएँ होती है, जो कि यहाँ दूसरे प्लांट पर या तो फैल जाती है या फिर उसका सहारा लेकर उसके क्या करती है? अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की कितनी मात्रा की प्रयोग करोगे? अर्थात यार आपको यहाँ पर पूछा गया है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है। ठीक है, 100 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देनी है और आपको जो प्रयोग करना है, क्या करना है? यूरिया का प्रयोग करना है। ठीक है, यूरिया के द्वारा आपको नाइट्रोजन देनी है और कितनी देनी है? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है। तब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि यूरिया की कितनी मात्रा आप यूज़ करोगे जब आपको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से पहले आपको ये पता होना चाहिए यार जो यूरिया होता है। ठीक है, मान लीजिए 100 किलोग्राम आपके पास यूरिया है, तो 100 किलोग्राम यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? तो कितना होता है यार? 46 होता है। कितना होता है? 46 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। तो अब आप इसके अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो यार कि अगर आपको मान लीजिए 100 किलोग्राम में, ठीक है, 100 किलोग्राम 46 प्राप्त हो रहा है, तो 100 आपको 100 प्राप्त करना है, तो 100 तो हुआ नहीं इससे। ठीक है, 200 मात्रा कर लेते हैं। 200 में कितना होगा? 46 + 46 कर दीजिए। 46 + 42 कर दिया हमने यार, 92 हो गया। तो 92 अभी यहाँ पर नहीं क्या आपको करना है यार 100 किलोग्राम, अर्थात यार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा है? 217 किलोग्राम। कौन सा हुआ? 217 किलोग्राम। जैसे कि हमने बात की यार कि 100 किलोग्राम कितना होता है? 46 होता है। 200 किलोग्राम में यार 92 होता है। लेकिन अगर बात करते हैं 217 किलोग्राम पर, तो 217 किलोग्राम कितना प्राप्त होता है यार? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपसे पूछता है यहाँ कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है यूरिया की, आप कितनी मात्रा का अप्लाई करोगे? तो कितनी मात्रा दी जाती है यहाँ 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए? 217 किलोग्राम। कितनी दी जाती है? 217 किलोग्राम यूरिया दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अर्थात आपको बताना है यार बोटेनिकल नेम। तो जल्दी से बता दीजिए, आपको पता होगा वैसे तो ये कॉमन क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे। सिटेरिया इटालिका होता है, ओडियम वल्गेर होता है, पेनिस्टम ग्लूकम होता है, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि बाजरा का वानस्पतिक नाम होता क्या है?
सिटेरी इटालिका होता है, ओडियम वल्गेर होता है, पेनिस्टम ग्लूकम होता है, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो आपको पता होगा वैसे कि बाजरा का होता है यार पेनिस्टम ग्लूकम भी होता है और पेनिसिटम टाइफोडियम भी होता है, ठीक है, 2 होते हैं इसके। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने का पेनिस्टम ग्लूकम तो ये आपका राइट आंसर है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये ग्लूकम देखने को ही नहीं मिल रहा है तब यार आपको टाइफोडियम भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है यार पेनिसिटम टाइफोडियम भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, दोनों ही आपके राइट आंसर माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान किसे माना गया है। भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे भूटान होता है, नेपाल होता है, भारत होता है, फिर चीन होता है। जल्दी से बताएंगे भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान अर्थात ओरिजिन प्लेस कौन सा माना गया है। भूटान को माना गया है, नेपाल को माना गया है, भारत को माना गया है, फिर चीन को माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान किसे माना गया है। भूटान को माना गया है, नेपाल को माना गया है, भारत को माना गया है, फिर चीन को माना गया है। जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे पूछ सकता है भैंस के, तो भैंस प्रजाति का जो उद्गम स्थान माना गया है किसे माना गया है, भारत को ही माना गया है। किसे माना गया है उद्भव स्थान, ये माना गया है भारत को ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति, सॉरी यहाँ पर तो दोनों ही एक से मिल रहा है, तो डायरेक्ट आप तो याद रखिए ना कुफरी ज्योति किसकी किस्म है। तो जल्दी से बताएंगे आलू की होती है, पत्ता गोभी की होती है, गाजर की होती है, फिर टमाटर की होती है। जल्दी से बताएंगे कुफरी ज्योति किसकी किस्म होती है। आलू की होती है, पत्ता गोभी की होती है, गाजर की होती है, फिर टमाटर की होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा कि कुफरी ज्योति किसकी किस्म होती है। जल्दी से बताएंगे आलू, पत्ता गोभी, गाजर या फिर टमाटर। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यार हाँ अगर आपको किसी भी किस्म के आगे, ठीक है, अगर आपको किसी भी जो वेराइटी होती है उसके आगे अगर कुफरी मिलता है, ठीक है, कुफरी अगर जिस वेराइटी के आगे लगा है वो किसकी है यार हाँ आलू की होती है। किसकी होती है, आलू की होती है, ठीक है, क्योंकि यार हाँ कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ये सभी वेराइटीज़ रिलीज़ की जाती है। और ये इंस्टीट्यूट होता है ये किसका होता है यार हाँ आलू का होता है, ठीक है। यानी आलू से संबंधित जितने भी जो वेराइटी निकाली जाती है जिनके आगे हाँ कुफरी जोड़ दिया जाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी भी जो वेराइटीज़ है जिनके आगे यार हाँ कुफरी वर्ड जुड़ा है तो वो किसकी होती है यार हाँ वेराइटी आलू की होती है। किसकी होती है, पोटैटो की होती है, आलू की होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैसरकट्टा बेंगलोर में, बारापानी मेघालय में, उड़ीसा में, फिर हिमाचल प्रदेश में। जल्दी से बताएंगे कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैसरकट्टा बेंगलोर में, बारापानी मेघालय में, उड़ीसा में, फिर हिमाचल प्रदेश में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे हैसरकट्टा बेंगलोर, बारापानी मेघालय, उड़ीसा, फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर स्थित है, हैसरकट्टा बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है, कहाँ, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरकट्टा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो जल्दी से याद रखेंगे कि यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर स्थित होता है, हैसरकट्टा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित होता है। कहाँ पर होता है, हैसरकट्टा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दुग्ध शर्करा किसे बोला जाता है। तो ये भी आपने कई बार पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन। तो जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध शर्करा कौन सी है इनमें से, कैटलेज है, एमिलेज है, लैक्टोज या फिर लैक्टेज है। जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध शर्करा कौन सी होती है, कैटलेज होती है, एमिलेज होती है, लैक्टोज होती है, फिर लैक्टेज होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी आपकी राइट आंसर माना जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे दुग्ध शर्करा किसे माना जाता है, कैटलेज को माना जाता है, एमिलेज को माना जाता है, लैक्टोज को माना जाता है, फिर लैक्टेज को माना जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार अगर आपसे बताए दुग्ध शर्करा तो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, ना कि लैक्टेज होती है, ठीक है, लैक्टोज होती है ना कि लैक्टेज होती है, ये गलत है। जबकि राइट आंसर कौन सा है, ऊपर वाला सही है। क्योंकि यार अगर आपसे बताए दुग्ध शर्करा के बारे में तो दुग्ध शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज होती है ना कि लैक्टेज होती है, ठीक है। ऐसे वर्ड का हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आपसे पूछा रहा है दुग्ध शर्करा तो यहाँ पर लैक्टेज भी देखने को मिला है, ठीक है, सिमिलर वर्ड है, इसलिए आप गलत करने की ज़्यादा चांस बनते हैं। इसलिए यार क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो और ऑप्शंस को भी हमेशा ध्यान से देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार हाँ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, अभिकानगर या फिर पाली। जल्दी से बताएंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, अभिकानगर या फिर पाली। जल्दी से बताएंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, अभिकानगर या फिर पाली। जल्दी से बताएंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है यार हाँ अगर आपसे बताया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यह एक कृत्रिम लोन है, यह एक कृत्रिम लोन है जो प्राय छत बगीचों खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का कृत्रिम लोन है, ठीक है, आर्टिफिशियल लोन है जिसका प्रयोग यहाँ छत बगीचों खेल के मैदानों में किया जाता है। यही आपको बताना है कि कौन सा होता है। लोन टाइम में किसके यूज़ करते हैं हम? कारपेट बेड्स का प्रयोग करते हैं, रोकरी का प्रयोग करते हैं, एस्ट्रो टर्फ का प्रयोग करते हैं, फिर टोपियर का प्रयोग करते हैं। जल्दी से बताएंगे खेल के मैदानों में किस लोन को अप्लाई किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कारपेट बेड्स को यूज़ किया जाता है, रोकरी को प्रयोग किया जाता है, एस्ट्रो टर्फ को यूज़ किया जाता है, फिर टोपियर को प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे किसका प्रयोग किया जाता है खेल के मैदानों में? कारपेट बेड्स का, रोकेरी का, एस्ट्रो टर्फ का, फिर टोपियर का। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। फिर हाँ, अगर आपसे होता है खेल के मैदानों में तो किसे लिया जाता है? एस्ट्रो टर्फ को यूज़ किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रो टर्फ का प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्ट्रो टर्फ का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना आवश्यक होता है? जल्दी से बताएंगे गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान तो 4 से 6 होता है, 6 से 7 होता है, 8 से 9 होता है, फिर 9 से 10 होता है। जल्दी से बताएंगे कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान की कितना ज़रूरत होती है? 4 से 6 की, 6 से 7 की, 8 से 9 की, फिर 9 से 10 की। जल्दी से बताएंगे कितने पीएच की आवश्यकता होती है गेहूं फसल के लिए? 4 से 6 की, 6 से 7 की, 8 से 9 की, फिर 9 से 10 की। तो कितने की आवश्यकता होती है? लगभग उदासीन। कितना यार? हाँ, 6 से 7 पीएच की आवश्यकता होती है गेहूं फसल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे डॉक्टर वाई एस परमार अर्थात यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे झालावाड़, दापोली महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल प्रदेश, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। जल्दी से बताएंगे कि डॉक्टर वाई एस परमार अर्थात यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ राजस्थान में स्थित है, दापोली महाराष्ट्र में स्थित है, नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फिर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। जल्दी से बताएंगे झालावाड़ राजस्थान में स्थित है, दापोली महाराष्ट्र में स्थित है, नौली सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपसे पूछता है ये यशवंत सिंह परमार, ठीक है, यशवंत सिंह परमार जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है? यार नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? यार यशवंत सिंह परमार जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? यार नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे गेहूँ क्या है? दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, खाद्यान्न फसल है, फिर कोई नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि दलहनी फसल होती है गेहूँ, तिलहनी फसल होती है, खाद्यान्न फसल होती है, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि गेहूँ फसल होती क्या है? दलहनी फसल होती है, दलहनी मतलब लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है, तिलहनी मतलब ऑयल सीड क्रॉप होती है, खाद्यान्न मतलब सीरियल्स क्रॉप होती है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे ये तो आपको पता होगा गेहूँ क्या होता है? एक खाद्यान्न फसल होती है। क्या होती है? एक सीरियल्स क्रॉप होती है। क्या होती है? सीरियल्स अर्थात खाद्यान्न फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पुगल जैसलमेरी चोकला और मारवाड़ी। पुगल जैसलमेरी चोकला और मारवाड़ी किसकी नस्लें होती है? किसकी ब्रीड्स होती है? जल्दी से बताएंगे पुगल जैसलमेरी चोकला और मारवाड़ी किसकी नस्ल होती है? बकरी की होती है, भेड़ की होती है, ऊँट की होती है, फिर कुक्कुट की होती है। जल्दी से बताएंगे पुगल जैसलमेरी चोकला और मारवाड़ी किसकी नस्लें होती है? जल्दी से बताएंगे बकरी की होती है, भेड़ की होती है, ऊँट की होती है, फिर कुक्कुट की होती है। जल्दी से बताएंगे कि पुगल जैसलमेरी चोकला और मारवाड़ी किसकी नस्लें होती है? तो किसकी होती है आपको पता चल ही गया होगा कि पुगल और चोकला। मान लीजिए दो भी आपको याद है इनमें से, चारों में से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पुगल और चोकला किसकी नस्ल होती है? भेड़ की होती है। किसकी होती है? भेड़ की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा गुलनार और लाली। गुलनार और लाली का संबंध किस परिवार से होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे गुलनार की फैमिली कौन सी होती है या फिर लाली की फैमिली कौन सी होती है? एकांतस होती है, एरेसी होती है, कैरियोफेलेसी होती है, फिर कार्निएसी होती है। जल्दी से बताएंगे गुलनार और लाली का संबंध किस परिवार से होता है? एकांतस से, एरेसी, कैरियोफेलिसी या फिर कार्निएसी। जल्दी से बताएंगे गुलनार और लाली का संबंध किस परिवार से होता है? किस फैमिली से होता है? एकांतस से, एरेसी से, कैरियोफेलिसी से या फिर कार्निएसी से। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि लाली का संबंध किस परिवार से होता है, किस फैमिली से होता है? जल्दी से बताएंगे लाली की या फिर जो आपकी गुलनार है इसका परिवार कौन सा होता है? तो कौन सा होता है यहाँ? कैरियोफेलेसी होता है। कौन सा होता है यार? अगर आप सोचते हैं गुलनार और लाली का संबंध तो किस परिवार से होता है? कैरियोफेलेसी से होता है। किससे होता है? कैरियोफेलेसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे राजस्थान के फलों का राजा इसे बोलता है। अर्थात यहाँ फलों का राजा किसे बोलता है? आंवले को बोलता है, केला को बोलता है, आम को बोलता है, फिर बेर को बोलता है। जल्दी से बताएंगे राजस्थान के फलों का राजा किसे बोलता है? आंवले को, केले को, आम को या फिर बेर को। जल्दी से बताएंगे राजस्थान के फलों का राजा किसे बोलता है? आंवले को, केला को, आम को या फिर बेर को। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे राजस्थान के फलों का राजा किसे बोलता है? आम को बोलता है,
आंवले को बोला जाता है, केले को बोला जाता है, बेर को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपसे पूछता है राजस्थान के फलों का राजा, तो किसे बोला जाता है, बेर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, बेर को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, इनमें से कौन सी फसल एक वर्षीय नहीं है, अर्थात यहाँ सीजनल नहीं है या एक वर्षीय फसल नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे, मक्का, गेहूँ, गन्ना या फिर सरसों। जल्दी से बताएंगे, एक वर्षीय कौन सी फसल नहीं है, गेहूँ, मक्का, गन्ना या फिर सरसों। जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सी फसल एक वर्षीय नहीं है। ठीक है, एक वर्षीय नहीं है, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे, गेहूँ नहीं होती है, मक्का नहीं होता है, गन्ना नहीं होता है, फिर सरसों नहीं होता है। अर्थात एक सीजन, अर्थात यहाँ एक सीजन या फिर एक वर्ष का प्लांट कौन सा नहीं होता है। गेहूँ नहीं होता है, मक्का नहीं होता है, गन्ना नहीं होता है, फिर सरसों नहीं होती है। तो कौन सा नहीं होता है यार, एक वर्षीय। तो एक वर्षीय की बात आते ही यार आपको यार राइट आंसर याद आ जाना चाहिए, गन्ना नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो अड़साली गन्ना। ठीक है, आपको पता होगा कि अड़साली गन्ना कितने महीने का होता है, 18 महीने का होता है। कितने महीने का होता है, 18 महीने का होता है। ठीक है, अड़साली जो गन्ना होता है जिसकी जो बुआई की जाती है जुलाई मंथ में, तो वो क्या होता है यार, 18 महीने का होता है। 18 महीने मतलब 2 साल हो गई लगभग। अर्थात ये राइट आंसर कौन सा यार, गन्ना। क्योंकि यार गन्ना क्या होता है, एक वर्षीय फसल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए, सगी बहन एवं सगे भाई, पिता या बेटी और माँ और बेटे के मध्य। यहाँ दोबारा से समझ लीजिए कि सगी बहन, सगे भाई, पिता या बेटी या फिर माँ और बेटे के मध्य जो मैथुन क्रिया की जाती है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। बेक क्रॉसिंग के नाम से, क्लोज ब्रीडिंग के नाम से, लाइन ब्रीडिंग के नाम से, फिर क्रीज क्रॉसिंग के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि सगी बहन, सगे भाई, पिता या फिर बेटी या फिर माँ और बेटी के मध्य मैथुन को किस नाम से जाना जाता है। बैक क्रॉसिंग के नाम से, क्लोज ब्रीडिंग के नाम से, लाइन ब्रीडिंग के नाम से, फिर क्रीज क्रॉसिंग के नाम से। तो किस नाम से जाना जाएगा यार, इनमें क्लोज संबंध है। ठीक है, इनमें क्लोज रिलेशन है इन सभी का, क्योंकि ना सगे बहन और सगे भाई इनके मध्य क्या है, क्लोज रिलेशन है। अर्थात यार जो इनमें संकरण किया जाता है या फिर जो मैथुन किया जाता है, इसे बोला जाता है क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, इनका क्लोज संबंध होता है, अर्थात ये सगे संबंधी आपस में, तो क्या होगा यार, क्लोज ब्रीडिंग होगी। इनके मध्य जो मैथुन क्रिया की जाती है उसको किस नाम से जाना जाएगा यार, क्लोज ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गाय के दूध का पीला रंग। तो ये भी कि हमने कई बार क्लियर कर लिया है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कैसेन के कारण, कैरोटीन के कारण, फॉस्फोलिपिड के कारण, फिर वसा के कारण। जल्दी से बताएंगे, गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है। कैसेन कारण, कैरोटीन के कारण, फॉस्फोलिपिड के कारण, फिर वसा के कारण। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है। कैसेन कारण, कैरोटीन के कारण, फॉस्फोलिपिड के कारण, फिर वसा के कारण। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है। तो क्यों होता है यार, कैरोटीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछता है सफ़ेद रंग, कि दूध का सफ़ेद रंग किसके द्वारा होता है, तो कैसेन के द्वारा होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग होता है कैसेन के द्वारा, और पीला रंग किसके द्वारा होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यह किसी खेत स्थान क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है। यहाँ पर एक वर्ड हाईलाइट किया गया है, उन्मूलन है। यार है कि कौन सा ऐसा वर्ड है या फिर कौन सी ऐसी टर्म है जिसके द्वारा यहाँ ये इंडिकेट किया जा रहा है कि किसी खेत स्थान क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है। ठीक है, कौन सी ऐसी टर्म है। रोकथाम होती है, नियंत्रण होता है, एरेडिकेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है। तो इनमें रिडक्शन का तो कोई संबंध है ही नहीं इससे। ठीक है, तो इन तीनों में आपको ऑप्शन में जल्दी से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा कि यह खेत, यानी कि यह किसी खेत स्थान क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन होता है। कौन सा होता है, रोकथाम होती है, नियंत्रण होता है, फिर एरेडिकेशन होता है। जल्दी से पाएंगे कि यह किसी खेत स्थान क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है, अर्थात यहाँ उन्मूलन है। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि उन्मूलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरेडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार, एरेडिकेशन ही उन्मूलन को बोला सा है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, एरेडिकेशन। क्योंकि रोकथाम का मतलब होता है यार कि किसी नए क्षेत्र में यार उसकी रोकथाम करना। ठीक है, यानी उसको फैलने से कंट्रोल करना, उसकी रोकथाम की जाए। ओके, और अगर बात करते हैं नियंत्रण, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया कि अगर आपसे पूछता है यार नियंत्रण, ठीक है, तो नियंत्रण का मतलब होता है किसी नए क्षेत्र में उसको फैलने से रोकना। ठीक है, किसी नए क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई खरपतवार है वो, और उसे नई क्षेत्र या फिर नई खेत में फैलने से रोकना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब मान लीजिए खरपतवार फैल जाता है, तब उसके लिए क्या की जाती है, रोकथाम की जाती है। ठीक है, जब यार हाँ कि जब जो वीड है वो फैल जाए, उसके बाद में क्या की जाती है, उसकी रोकथाम की जाती है। और नियंत्रण कब किया जाता है, किसी नई क्षेत्र में यार हाँ खरपतवार को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको बोला जाता है नियंत्रण। और रोकथाम क्या होती है, जब फैल जाए उसको कंट्रोल करने के लिए जो नियम या जो रूल अप्लाई किया जाता है उन्हें बोलता है रोकथाम। और एरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना। संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना वीड्स को क्या कहलाता है, एरेडिकेशन कहलाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल मान लेते हो,
तो मान लीजिए कोई सा भी खाली जगह पड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी जो बंजर ज़मीन है खाली पड़ी है, तो उसमें क्या करते हैं यार, कहाँ आग जला देते हैं, ठीक है। जो जितने भी जो खरपतवार होते हैं, जितने भी जो वीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आग से जल जाते हैं। किससे जल जाते हैं, आग द्वारा जला दिए जाते हैं, अर्थात उसी को बोला जाता है इरिडिकेशन, अर्थात उन्मूलन बोला जाता है, ठीक है। उन्मूलन का मतलब संपूर्ण रूप से नष्ट करना, खरपतवारों को संपूर्ण रूप से नष्ट करना क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है, इरिडिकेशन कहलाता है, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यह अन्य सब इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। अन्य सब इंतजार कर सकता है पर खेती या कृषि नहीं, ये कथन किसके द्वारा बोला गया था, जल्दी से पाएंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जल्दी से पाएंगे कि ये कथन किसने बोले थे कि अन्य सब इंतजार कर सकता है पर खेती या कृषि नहीं कर सकती। जल्दी से पाएंगे कि किसने बोले थे ये कथन, नरेंद्र मोदी बोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोले थे, इंदिरा गांधी ने बोले थे, फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। जल्दी से पाएंगे किसके द्वारा बोले गए थे कि अन्य सब इंतजार कर सकता है पर खेती या फिर कृषि नहीं। जल्दी से पाएंगे किसके द्वारा बोले गए थे, तो ये कथन तैयार हाँ जवाहरलाल नेहरू के, किसके तैयार हाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था कि अन्य सब इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं कर सकती है। किसके द्वारा किया गया था यार, हाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया खुरपका एवं मुहपका रोग का कारण क्या होता है। आपको पता होगा एफएमडी डिजीज किससे होती है, जल्दी से पाएंगे फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर प्रोटोजोआ से। जल्दी से पाएंगे खुरपका और मुहपका रोग किसके द्वारा फैलता है, फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर प्रोटोजोआ से। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है खुरपका और मुहपका डिजीज अर्थात एफएमडी डिजीज, फूड एंड माउथ डिजीज, तो ये किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये ऑप्शन पता नहीं किस क्वेश्चन के आ गए, आप डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं इन्हें कि यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित होता है यहाँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अर्थात यहाँ ये एग्रीकल्चर नहीं होता है, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना कि इंडियन एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चरल होता है। क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी, तो जल्दी से पाएंगे इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से पाएंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, नागपुर, शिमला, बीकानेर या फिर चंडीगढ़। जल्दी से पाएंगे कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, नागपुर, शिमला, बीकानेर या फिर चंडीगढ़। जल्दी से पाएंगे ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, हाँ बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाली जो पशु होते हैं, तो इनमें जो उदर होता है, ठीक है, कितने भागों में बटा होता है, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में या फिर चार भाग में। जल्दी से पाएंगे जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, तो इनका जो उदर होता है ये कितने भागों में डिवाइड होता है, कितने भागों में बटा होता है, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, फिर चार भाग में। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, तो उनका उदर या जो पेट बक्स होता है, तो ये कितने भागों में डिवाइड होता है, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, फिर चार भाग में। तो कितने में होता है, हाँ जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं तो चार पार्ट में डिवाइड होता है। किस में होता है यार, हाँ चार पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को, आम के प्रयोग किए जाने वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया एडिबल पार्ट कौन सा होता है, खाए जाने वाला पार्ट, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, यहाँ प्रयोग किए जाने वाले भाग, या फिर दूसरी टाइप में यही क्वेश्चन पूछा जाता है एडिबल पार्ट कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए आम का कौन सा भाग खाया जाता है, फिर किस भाग को प्रयोग में लाया जाता है, पेरिकार्प को, मेसोकार्प को, थैलेमस को, फिर फ्लेक्सी रेसेप्टिकल को। जल्दी से पाएंगे कि आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग कौन सा होता है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, थैलेमस या फिर फ्लेक्सी रेसेप्टिकल। जल्दी से पाएंगे कि आम के प्रयोग किए जाने वाला भाग कौन सा होता है, पेरिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, थैलेमस होता है, फिर फ्लेक्सी रेसेप्टिकल होता है। तो कौन सा होता है, मेसोकार्प होता है। आम पपीता दोनों का यार एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मेसोकार्प होता है, ठीक है। आम और पपीता दोनों का खाई जाने वाला भाग कौन सा होता है, मेसोकार्प होता है, आम और पपीता दोनों का, ठीक है। आम और पपीते का दोनों का जो एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मेसोकार्प होता है। कौन सा होता है, मेसोकार्प होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है। जल्दी से पाएंगे वाइट स्पिनिफेरा होता है, फाइकस कैरिका होता है, सीजियम क्यूमेनी होता है, फिर कैरिसा कैरेंडस होता है। जल्दी से पाएंगे अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, वाइट स्पिनिफेरा होता है, फाइकस कैरिका होता है, सीजियम क्यूमेनी होता है, फिर कैरिसा कैरेंडस होता है। जल्दी से पाएंगे आपको बताना है ग्रेप्स का, अंगूर का आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे अंगूर का जो बोटनिकल नेम होता है क्या होता है, वाइट स्पिनिफेरा होता है, फाइकस कैरिका होता है, सीजियम क्यूमेनी होता है, फिर कैरिसा कैरेंडस होता है। जल्दी से पाएंगे किसका होता है अंगूर का वानस्पतिक नाम
क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है यार? वाइटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यार अगर आप सोचते हैं ग्रेप्स का वानस्पतिक नाम, तो क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। और यहाँ इस वाइटिस से आपको यार है अंगूर की फैमिली कौन सी होती है? वाइटेसी होती है। कौन सी फैमिली होती है यार? वाइटेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है? अंगूर का अगर आपसे बात करते हैं वानस्पतिक नाम की, तो वानस्पतिक नाम क्या होता है यार? वाइटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। और अगर आपसे पूछता है अंगूर की फैमिली, तो इस वाइटिस से आपको डायरेक्ट यार वाइटेसी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है यार? अमरूद यानी सॉरी अंगूर, ये इसकी जो फैमिली होती है कौन सी होती है? वाइटेसी होती है। कौन सी होती है? वाइटेसी फैमिली होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मसालों की रानी किसे वरसता है? तो जल्दी से बताएंगे मसालों की रानी किसे वरसता है? लौंग को, इलायची को, जीरा या फिर धनिया को? जल्दी से बताएंगे कि मसालों की रानी किसे वरसता है? लौंग को, इलायची को, जीरा को या फिर धनिया को? जल्दी से मसालों की रानी तो किसे वरसता है? इलायची को वरसता है। किसे वरसता है? इलायची को वरसता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यह केले की वानस्पतिक विधि है, अर्थात यहाँ इसकी प्रोपेजेशन विधि के यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो प्रोपेजेशन कैसा है उसके लिए किस प्लांट पार्ट का यूज़ करता है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए सकर्स का ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग कैसा है, लेयरिंग विधि का प्रयोग कैसा है, फिर बडिंग का प्रयोग कैसा है। सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोपेशन मेथड है, ठीक है, किस वानस्पतिक विधि का प्रयोग कैसा है प्रोपेजेशन के लिए। तो जल्दी से बताएंगे सकर्स विधि का प्रयोग कैसा है, ग्राफ्टिंग का प्रयोग कैसा है, लेयरिंग का प्रयोग कैसा है, फिर बडिंग का प्रयोग कैसा है। जल्दी से बताएंगे कि यह केले की वानस्पतिक विधि है, सकर्स, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या फिर बडिंग। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि केले की वानस्पतिक विधि कौन सी होती है, जो प्रोपेशन का मेथड होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है यहाँ? सकर्स होता है। ठीक है, सकर्स के द्वारा यहाँ इसका प्रोपेजेशन कैसा है, किसके द्वारा कैसा है? सकर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय स्थिति होती है। ठीक है, यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष। अब याद है इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष स्थिति होती है। तो जल्दी से बताएंगे समय विशेष स्थिति होती क्या है? तापमान होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, जलवायु होता है, फिर मौसम होता है। जल्दी से बताएंगे यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय स्थिति को दर्शाता है, किसके द्वारा दर्शाई जाती है? जल्दी से बताएंगे तापमान के द्वारा, पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा, जलवायु के द्वारा, फिर मौसम के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय स्थिति होती है। कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होता है? तापमान, पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु, फिर मौसम। तो यार अगर आपसे पूछा जा रहा है यह किसी स्थान विशेष समय विशेष, ठीक है, समय विशेष को आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप पूछता है समय विशेष तो कौन से होते हैं? वेदर, मौसम होता है। कौन सा होता है? वेदर या मौसम होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि यह किसी स्थान विशेष की लंबे समय की, ठीक है, लंबे समय की अगर आपसे पूछता है स्थिति, तो यार लंबे समय की स्थिति कौन सी होती है? जलवायु होता है। क्या होता है यार? अगर आपसे पूछता है किसी स्थान विशेष के लंबे समय की जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है? तो यार जलवायु होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है समय विशेष, अर्थात यार किसी एक वर्ड यानी एक समय के बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जा रहा है, तो एक समय क्या होता है? मौसम होता है। क्योंकि यार जो मौसम है ये किसी भी समय चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु क्या होता है यार? इसमें वर्षों लग जाते हैं चेंज होने में, जलवायु को वर्षों लग जाते हैं चेंज होने में। लेकिन क्या होता है? वेदर या मौसम क्या होता है? घंटे भर में चेंज हो जाता है। इसलिए यार समय विशेष कौन सा होता है? समय विशेष स्थिति यार मौसम को दर्शाती है, और लंबे समय क्या दर्शाता है यार? जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, लंबे समय जलवायु को दर्शाता है और समय विशेष किसे दर्शाता है? मौसम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेर का संबंध इस परिवार से होता है। तो जल्दी से बताएंगे बेर की फैमिली कौन सी होती है? एरिकेसी होती है, म्यूजेसी होती है, वाइटेसी होती है, फिर रेमनेसी होती है। जल्दी से बताएंगे कि बेर का संबंध किस परिवार से होता है? एरिकेसी से, म्यूजेसी से, वाइटेसी से, फिर रेमनेसी से। जल्दी से बताएंगे बेर का संबंध। तो यार इसका भी वर्ड में ही छिपा है रेमनेसी। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि अमरूद का भी उसी वर्ड में छिपा हुआ है मिर्टेसी। ओके, ऐसे यार कई वर्ड होते हैं जिनमें उसी नाम में, ठीक है, जैसे कि अलसी हुआ, लय उसमें छुपा हुआ है, अर्थात लय से लाइसनेस याद रखोगे, अलसी हुआ, अमरूद हुआ। तो ऐसे वर्ड कई होते हैं जिनमें यार खुद के वर्ड में उसके फैमिली का नाम छिपा होता है। जैसे कि बेर हुआ तो बेर वैसे आपको याद है रेमनेसी। ठीक है, बेर मतलब रेमनेसी, रे का मतलब रेमनेसी। ओके, बेर का संबंध किस परिवार से होता है? रेमनेसी से होता है। ओके, अमरूद का किससे होता है? मिर्टेसी से होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं अलसी, तो अलसी का किससे होता है? लाइनेसी से होता है। ठीक है, इनके वर्ड है, इन्हीं से आपको याद है इनकी फैमिली का नाम। ओके, आप नहीं भूलोगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। तो जल्दी से बताएंगे यंत्र चालित सतही सिंचाई कौन सी होती है? बेसिन विधि होती है, कैबलिगेशन होती है, प्रवाह विधि होती है, फिर कांचा विधि होती है। जल्दी से बताएंगे यह एक यंत्र चालित, ठीक है, यंत्र चालित के यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो क्यों किया गया है ये आपको समझना होगा। तो जल्दी से बताएंगे यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि होती है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ यंत्र चालित मतलब उसे फोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, किसी के यंत्र के द्वारा उसे फोर्स दिया रहा है
जब उसके हो रहा है, ठीक है, जब उससे सिंचाई हो रही है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऐसी विधि होती है। बेसिन विधि होती है, केवल गैसन विधि होती है, प्रभाव विधि होती है, फिर खांचा विधि होती है। जल्दी से बताएंगे कि किसमें यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ किसमें यंत्र के द्वारा फोर्स दिया जाता है, ठीक है, यानी फोर्स के द्वारा या फिर कैसे भी करके यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहीं आपको याद रखना है कि यंत्र का प्रयोग जरूर करना है। तो कौन सी होती है ऐसी सिंचाई विधि, बेसिन विधि होती है, केवल गैसन विधि होती है, प्रवाह विधि होती है, फिर खांचा विधि होती है। तो कौन सी होती है, जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा है, केवल गैसन विधि। कौन सी होती है, केवल गैसन विधि होती है। क्योंकि यार अगर बात करते हैं बेसिन अर्थात चेक बेसिन, आप पता होगा क्यारी विधि, तो क्यारी विधि में क्या है, पानी को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर बात करते हैं प्रवाह विधि अर्थात फ्लडिंग मेथड, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लडिंग मेथड होता है। ये क्या होता है, रिंग या इसे मान लीजिए ट्रेन, ठीक है, रिंग मेथड होता है। तो रिंग मेथड में भी क्या है, एक जगह यानी पानी को छोड़ दिया जाता है और पूरे खेत में या फिर जो पूरा ओरचार्ड होता है, पूरे ओरचार्ड में पानी फैल जाता है। इसी प्रकार क्या होता है फ्लडिंग में, फ्लडिंग में भी क्या होता है, यानी जो फील्ड का एक किनारे पर पानी को छोड़ दिया जाता है और पूरे फील्ड में वो पानी फैल जाता है। इसी प्रकार यहाँ जो चेक बेसिन होती है अर्थात क्यारी विधि होती है, इसमें भी क्या होता है, फील्ड के एक हिस्से पर पानी छोड़ दिया जाता है और उसे क्यारियों में डिवाइड करके पूरे फील्ड में फैला दिया जाता है, ठीक है। अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं केबल गैसन विधि की, तो इसमें यहाँ यंत्र चालित अर्थात इसमें फोर्स के द्वारा पानी को आगे पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यह द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र का एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जल्दी से बताएंगे सेकेंडरी रिलीज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। मोल्ड ब्लोड हल होता है, डिस्क हल होता है, डिस्क हैरो होता है, फिर देसी हल होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा, अर्थात सेकेंडरी रिलीज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मोल्ड ब्लोड हल है, डिस्क हल है, डिस्क हैरो या फिर देसी हल है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, एक ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे पूछता है सेकेंडरी या प्राइमरी रिलीज, ठीक है, प्राइमरी रिलीज या फिर सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। तो प्राइमरी आपको याद रखना है कि यार प्लो, ठीक है, जितने भी जो प्लो होते हैं, जितने भी जो हल होते हैं, किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, यार प्राइमरी रिलीज के अंतर्गत रखे जाते हैं। यार जितने भी जो प्लो होते हैं, जितने भी जो हल होते हैं, ये प्राइमरी रिलीज इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत, तो यहाँ सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत मुख्यतः हैरो को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, हैरो को रखा जाता है। किससे रखा जाता है, हैरो को रखा जाता है, ठीक है। जितने भी जो प्लो है, मान लीजिए जैसे कि एमबी प्लो हुआ, डिस्क प्लो हुआ, देसी हल हुआ, ठीक है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ प्राइमरी रिलीज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत, तो सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत यहाँ हैरो आते हैं। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि डिस्क हैरो, ठीक है, जितने भी जो हैरो होते हैं ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, सेकेंडरी रिलीज इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक और बार देख लीजिए कि अगर आपसे कभी भी पूछा आता है यहाँ प्राइमरी रिलीज के अंतर्गत, तो प्राइमरी रिलीज के अंतर्गत यहाँ जितने भी जो प्लो होते हैं, जितने भी जो प्लो होते हैं वो रखे जाते हैं। और अगर बात करते हैं सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत, तो सेकेंडरी रिलीज के अंतर्गत जितने भी जो हेयर होते हैं इनको रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस ना, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आपको आना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाता है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इम्पोर्ट और साथ, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।